रात को 2 बजे 4 दोस्त एक गुफा में साथ में बैठे हुए थे। उन्हें रस्सी से चेयर पर बांधा हुआ था और उनके सामने 3-4 लोग और भी बैठे थे जो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहे थे और वो लोग तंत्र विद्या जैसे मंत्र फूंक रहे थे। तो आइए जानते हैं कि ये 4 दोस्त कौन थे और उनके साथ ऐसा क्या हो रहा था जिस वजह से वो लोग एक गुफा में पहुंच गए और उनके साथ ऐसी क्या क्या घटनाएं होने लगी जिस वजह से चारों के अंदर आज भी खौफ बैठ गया है। तो चलिए जानते हैं और इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रोहिणी एक बहुत ही सुंदर और इंटेलिजेंट 22 साल की लड़की थी। वो और उसके 3 दोस्त प्रीति, आकाश और रोशन एक ही जगह पर उसके साथ ही हमेशा से रहते आए हैं। वो चारों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त आकाश जो 23 साल का था, उसकी हमेशा से मजाक करने की बहुत ही ज्यादा आदत थी। रोहिणी की सबसे अच्छी दोस्त प्रीति थी जो उसका हमेशा से साथ देती थी और हर एक मुसीबत में उसको हौसला देती थी। रोशन भी इन दोनों की तरह सबका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा करता था, लेकिन वो थोड़ा शांत था और छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा करना इसी टाइप का उसका नेचर था। रोहिणी अपने दोस्तों के पास जाती है और कहती है, हेलो गाइस, क्या कर रहे हो? तभी रोशन कहता है, हम सब लोग लूडो खेल रहे हैं। हमारी 3 जन की टीम बन चुकी है, तुम भी आ जाओ ना, 4 हो जाएंगे, फिर लूडो खेलने में मजा ही कुछ और होगा। तभी आकाश और प्रीति दोनों उससे कहते हैं, हाँ आ जाओ रोहिणी, लूडो खेलने में बस तुम्हारी ही कमी थी। तभी रोहिणी कहती है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये लूडो तुम लोग बाद में भी खेल सकते हो, अभी पता नहीं है हमें शूटिंग करने जाना है और साथ में मैंने मूवी की टिकट भी बुक कर ली है। मूवी देखने भी तो जाना है ना, प्लीज यार जल्दी करो, लेट हो रहा है। तभी रोशन पूछता है, तुमने मूवी की टिकट कब बुक कर ली और हमें बताया भी नहीं? ये तो हमें पता है कि शूटिंग करने जाना है, पर वो तो 3 घंटे बाद जाना है ना, तो तुमने मूवी की टिकट अभी बुक क्यों की? तभी रोहिणी कहती है, मैंने अभी अभी 4 टिकट बुक करी है हम सब के लिए। मुझे लगा हम चारों अभी 3 घंटे क्या करेंगे और मैं भी बोर हो रही थी, तो मूवी देखने का मन भी बहुत कर रहा था। अभी एक नई हॉरर मूवी भी रिलीज हुई है, तो इसी बहाने वो भी देख लेते हैं ना, इसीलिए मैंने तुम तीनों को सरप्राइज देने के लिए मूवी के बारे में बताया ही नहीं। अब बस भी करो, इतना सब क्या नाटक कर रहे हो तुम लोग? चलना है तो चलो, मैं तो जा रही हूँ। तभी आकाश कहता है, हाँ चलते हैं ना। फिर सब लोग मूवी के लिए और साथ में शूटिंग करने के लिए पैकिंग करके निकलने लगते हैं। वैसे मैं आपको ये बताना भूल गई कि रोहिणी और उसके 3 दोस्त एक भूतिया मूवी की शूटिंग करने के लिए जा रहे थे। वो चारों 8 दिनों से इस मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं। वो घर से निकल ही रहे थे कि तभी अचानक एक काली बिल्ली आकर उनका रास्ता काट देती है। पर वो चारों ही इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए उसे अनदेखा करके सब लोग अपनी कार में बैठने लगते हैं। कार को आकाश ही चला रहा था। वो कार स्टार्ट करके जैसे ही कंपाउंड से बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी ही दूरी पर एक पंडित के भेष में आदमी जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, उसका चेहरा भी बहुत ही भयानक था। वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उनकी कार को रोकने का इशारा कर रहा था। फिर आकाश ने उस आदमी को देखकर अपनी कार रोक दी और शीशा नीचे करके उससे पूछने लगा, क्या हुआ, ऐसे रोक क्यों रहे हो हमें? तभी उस आदमी ने एक नींबू देते हुए कहा, तुम ये नींबू अपने पास रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। इस नींबू को अपने से दूर मत करना और चारों साथ में ही रहना। तुम जहां पर भी जा रहे हो, तुम्हें तो नहीं पता, पर वो जगह बहुत ही खतरनाक है। जिस मूवी को तुम लोग देखने जा रहे हो, ध्यान रहे, इस नींबू को कार में मत छोड़ देना, मूवी थिएटर में भी साथ ही लेकर जाना। और जब शूटिंग करने के लिए निकलो, तब भी इस नींबू को अपने साथ ही रखना,
समझ गए ना? मेरी बात मान लेना, नहीं तो एक एक करके सबके सब मारे जाओगे। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला गया। आकाश, प्रीति, रोहिणी और रोशन चारों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आखिर ये आदमी था कौन, और उसे कैसे पता कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, और ये बात उसे कैसे पता कि हम लोग शूटिंग पर भी जा रहे हैं। तभी रोशन ने कहा, जरूर कुछ लोग हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी आकाश कार से नीचे उतरकर उस आदमी को ढूंढने लगता है। वो जैसे ही पार्किंग में जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी इतना ज्यादा भयानक हो गया था कि उसकी शक्ल पूरी काली पड़ चुकी थी। उसके कपड़े अजीब से हो चुके थे। वो पूरा खून से भरा हुआ था, आंखें भी एकदम लाल, और एक डरावनी सी मुस्कुराहट के साथ वो आकाश को ही देख रहा था और अपने हाथों से इशारा करते हुए उसे बाय बाय कर रहा था। और अचानक से देखते ही देखते वो वहां से गायब हो गया। आकाश वहां पर अकेला ही था। इतना भयानक नजारा देखकर वो उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी 5 से 10 मिनट बाद रोशन गाड़ी से नीचे उतरकर देखने जाता है कि आकाश अभी तक आया क्यों नहीं। तभी वो देखता है कि आकाश इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर रोशन जैसे तैसे करके उसे कार में वापस बिठाता है। अब कार रोशन चलाने वाला था, पर उससे पहले वो सब लोग आकाश को पूछ रहे थे, क्या हुआ, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा। पर आकाश एक ही जगह पर देखे जा रहा था और इस तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लग गया। वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर हम लोगों को भी लगा कि पता नहीं ऐसे ही कुछ हो गया होगा, अभी थिएटर में जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। और ऐसा सोचकर रोशन गाड़ी चलाने लगता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहानी पूरी सुनने के बाद अपना फीडबैक मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जिन पर आप हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स पर आप लोगों के लिए भूतिया कहानियां जरूर लिखूंगी। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मुझे आपका सपोर्ट मिलता है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब रोशन गाड़ी चालू करके थोड़ी दूर पहुंचता है तब आकाश डर के मारे गाड़ी में रखा वो नींबू नीचे फेंक देता है। पर वो तीनों दोस्त एक दूसरे से बातें करने में इतने मगन थे कि उन लोगों ने आकाश के ऊपर इतना ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग थिएटर में पहुंच जाते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी रोशन आकाश को कहने लगता है, क्या ऐसे मुंह लटकाए से बैठा है, क्यों ऐसे कर रहा है तू? कुछ नहीं हुआ है, शांत रहे। पर ऐसा क्या देख लिया तूने, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? देखा हंस भी दे, हाँ, और कुछ बोल ले। मूवी देखने जा रहे हैं, अपना मूड सही कर। तुझे देख के तो ना ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर गया हो और तूने उसको देख लिया हो और फिर तू ऐसे मुंह बना रहा है। तभी आकाश होश में आकर रोने लग जाता है। रोशन, प्रीति और रोहिणी तीनों उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ, तू अचानक से रो क्यों रहा है? और उसे बाहर बिठाकर पानी पिलाते हैं और आकाश को शांत करते हैं। तभी आकाश कहता है कि वो जो पंडित जैसा दिखने वाला आदमी हम लोगों के पास आया था, वो आदमी बहुत ही ज्यादा भयानक हो गया था। जैसे ही मैं पार्किंग में गया तो वो मुझे अपने हाथों से बाय करने का इशारा कर रहा था और इसीलिए मैंने गाड़ी में रखा नींबू भी बाहर फेंक दिया।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं वो आदमी भूत तो नहीं है ना, क्योंकि वो मेरे सामने ही गायब हो गया था। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मैं मरना चाहता हूँ, मुझे नहीं जीना। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कोई मूवी नहीं देखनी, मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना। तभी रोशन एक जोरदार थप्पड़ मार के आकाश को कहने लगता है, क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है तू? तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? ऐसा भी कभी होता है भला? ये सब तेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या बोल रहा है कि जीना नहीं चाहता? पागल कहीं का। भूत की मूवी हम देखने जा रहे हैं और तू है कि पहले से ही भूत की एक्सपीरियंस ले रहा है। देख, ज्यादा मत सोच। और इस बात के लिए तू इतनी देर से गाड़ी में चुप बैठा था और अब तू रो रहा है? क्या यार, तू भी ना। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर वो भूत होता तो तुझे छोड़ क्यों देता? क्या वो तुझे उसी वक्त मार नहीं देता? तुझे जिंदा छोड़ता क्या? देख, तू ये सब मत सोच, शांत हो जा। अब हम लोग मूवी देखने चलते हैं, ठीक है? अब इससे पहले कि मूवी खत्म हो जाए, अंदर चलते हैं। फिर वो लोग आकाश को शांत करके मूवी देखने चले जाते हैं। उस आदमी ने उन लोगों को कहा था कि नींबू अपने पास रखना, और जब तुम मूवी देखने जाओ तब भी उस नींबू को अपने पास रखना। लेकिन उनके पास तो वो नींबू था ही नहीं। अब वो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक से आकाश को फिर वही आदमी नजर आने लगता है और डर के मारे अब वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। थोड़ी देर बाद मूवी स्टार्ट हो जाती है। मूवी चालू होने के बाद सबसे पहला सीन ही बहुत ही ज्यादा डरावना आ जाता है। उस सीन में यही दिखाया जाता है कि एक आदमी कुछ 3-4 दोस्तों को नींबू देता है और उन तीनों दोस्तों को यही कहता है कि अपने पास ये नींबू रखना, नहीं तो जहां पर तुम जा रहे हो तुम्हें वहां मार दिया जाएगा। और ऐसा कहकर वो आदमी चला जाता है। उस मूवी में भी उन तीनों में से एक लड़का वही पार्किंग में जाकर उस आदमी को ढूंढने लगता है, और जैसे ही वो लड़का उस आदमी को देखता है वो बहुत ही भयानक दिख रहा होता है, और ये देखकर वो लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सारी घटना वैसे ही हो रही थी जैसे उन चारों के साथ थोड़ी देर पहले हुई थी। बस फर्क इतना ही था कि उस मूवी में 3 दोस्त थे और ये लोग 4 दोस्त थे। उसके अलावा बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम। ये मूवी में दिखाया गया सीन बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। दूसरों के लिए वो सीन इतना खतरनाक नहीं था, पर इन चारों के लिए वो बहुत ही ज्यादा डरावना था, क्योंकि अभी अभी जो उनके साथ हुआ उन लोगों ने उसे ही मूवी में देख लिया, और उससे पहले ही उन लोगों ने आकाश को भी अजीब सा नजर आते हुए भी देखा था। इसी वजह से वो चारों मूवी थिएटर से बाहर निकल कर आ गए और एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह रहे थे, बस एक दूसरे के सामने ही देख रहे थे। तभी प्रीति फटाफट भागकर कार की तरफ जाती है और कार में उसी नींबू को ढूंढने लगती है। तभी आकाश उसके पीछे जाता है और कहने लगता है, वो नींबू तो मैंने कार से नीचे फेंक दिया है। अब प्रीति, रोहन भी वहां पर भागकर आ जाते हैं। उन्हें भी वो सारी बात पता चलती है कि आकाश ने तो नींबू फेंक दिया था। अब वो चारों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जो कुछ भी उनके साथ अभी थोड़ी देर पहले हुआ वही सब कुछ उस मूवी में हुआ था। तभी एक दूसरे को शांत करके वो लोग दोबारा कार में वापस बैठ जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं
कि अगर वो नींबू हमारे पास नहीं है तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम लोग बच सकते हैं। तभी 8 दिनों में हुई सारी घटनाएं वो याद करने लगते हैं, क्योंकि जब से वो मूवी की शूटिंग पर जा रहे थे तब से ही उनके साथ ऐसी और भी कई सारी अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। तो आप जानना चाहते हैं ना कि उन 8 दिनों में उनके साथ क्या हुआ था? चलिए मैं आपको बताती हूँ। वो चारों दोस्त बहुत दिनों से एक नई मूवी की तलाश में थे ताकि उन लोगों को एक मूवी मिले और हम उस पर काम करें। तभी 2 दिनों बाद उन दोस्तों को एक आदमी मिला। उसने बताया कि एक मूवी है जो तुम चारों बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, और उसने हमें एक एड्रेस भी बताया, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम भी बताया, और उसी जगह पर वो आदमी हमें लेकर गया और उसी ने हमें ये मूवी भी दिलवाने का वादा भी किया था। पर उस मूवी के मिलने के बाद उस आदमी का हमें आज तक कभी कोई पता ही नहीं चला। जब हम लोग उस आदमी की वजह से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिले और मूवी के बारे में बात करने लगे तो उन्होंने सीधा ही हमें हाँ कह दिया। अब आगे सुनिए कि आखिर कहानी में हुआ क्या था। जब उनको पहले दिन ये पता चला था कि उन्हें एक मूवी मिलने वाली है, उस दिन वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे और वो लोग मूवी की खुशी में रात 8 बजे अपने और भी कई सारे फ्रेंड्स को अपने घर पर इनवाइट करते हैं और पार्टी करने वाले थे। उसी शाम 5 बजे उन्हें पता चलता है कि जिस राइटर ने उस मूवी को लिखा था उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, वो भी हमारे घर पहुंचने से बस 5 मिनट पहले ही। और उनको ये बात भी थोड़ी देर बाद ही पता चली कि ये मूवी कोई सत्य घटना पर आधारित है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उस मूवी को डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वो दोनों भी आधे घंटे बाद किसी कार एक्सीडेंट में और बाथटब में मरकर उनकी मौत हो गई। इसीलिए जो पार्टी वो लोग करने वाले थे रात 8 बजे, वो भी उन लोगों ने कैंसिल कर दी। पहले ही दिन उनके साथ इतनी ज्यादा भयानक अजीब घटना हो गई थी, इस वजह से वो चारों मूवी के लिए मना कर देते हैं। पर तभी वो लोग ये सोचने लगते हैं कि इतने दिनों के बाद हमें कोई मूवी मिली है, हम अपने हाथों से इस मूवी को जाने नहीं देंगे। इसीलिए उन चारों ने खुद ही उस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़कर मूवी की शूटिंग करना चालू कर दिया था। अब वो चारों खुद से ही मूवी की शूटिंग कर रहे थे। बाहर से कैमरामैन को उन्होंने बुला लिया था। हर रोज वो मूवी की शूटिंग करने के लिए जाते थे। अब हम जानेंगे कि मूवी की शूटिंग के वक्त उनके साथ क्या हुआ था। तो चलिए जानते हैं। जिन 8 कैमरामैन को बुलाया था शूटिंग करने के लिए, उनमें से 2 कैमरामैन की 3 दिन पहले ही मौत हो गई। अब ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर एक एक करके सब लोग मर कैसे रहे थे, और उन दोनों की भी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। उसी दिन उनमें से एक भी कैमरामैन कभी आज तक शूटिंग पर आया ही नहीं। फिर भी हम लोगों ने दूसरे नए कैमरामैन को बुलाया। मूवी में मेन हीरोइन रोहिणी थी और उसका हीरो आकाश था। और भी हमारे ही 5 से 7 दोस्त थे जो मूवी में मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे। जब हम लोग शूटिंग करते थे तब अजीब अजीब सी चीजें होती थी। जैसे रोहिणी को कोई डायलॉग बोलना होता था तो उसकी जगह पहले ही किसी और के डायलॉग बोलने की आवाज आ जाती थी। और जो नया कैमरामैन आया था वो भी अजीब अजीब हरकतें करता था, जैसे कि हंसना, कभी रोना, कभी चिल्लाना, कभी बार बार ऐसे बोलना कि मैं तुम सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, और फिर से शांत हो जाना। और जब हम लोग शूटिंग करते थे
तब कैमरे में कई बार आकाश नजर ही नहीं आता था और कभी कभार तो रोहिणी भी नजर नहीं आती थी। और कई बार तो जब हम लोग शूटिंग करते थे तब प्रीति पजेस्ड हो जाती थी और पजेस्ड होकर ऐसे कहने लगती थी, प्लीज मेरी बात मानो, शूटिंग मत करो, छोड़ दो ये शूटिंग, अभी भी वक्त है, नहीं तो वो आत्मा हम सबको मार देगी। अब हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और कई बार तो मूवी के डायलॉग पढ़ने से पहले ही रोशन बोलने लग जाता था और वो डायलॉग कुछ इस तरीके के होते थे, मतलब उस स्क्रिप्ट में जितना नहीं लिखा होता था उससे भी कई ज्यादा रोशन उस कहानी के बारे में कभी कभी बताने लग जाता था। ये सब तभी होता था जब हम लोग शूट कर रहे होते थे और जैसे ही हम शूट खत्म करके वहां से बाहर निकलते, उस जगह से बाहर आते तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। पर आज तो शूटिंग के बाद भी हमारे साथ बहुत अजीब घटना हो रही थी। इसी वजह से इन 8 दिनों में हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया। इस वजह से अब हम लोगों ने ठान लिया था कि जान से प्यारी कोई और चीज नहीं हो सकती। इसीलिए हमने मूवी की शूटिंग करना छोड़ दिया और अभी हम लोग अपनी कार में बैठे हैं और यही सोच रहे हैं कि मूवी तो हम नहीं करेंगे, पर जो घटना अभी अभी हमारे साथ थिएटर में हुई थी उससे बाहर निकलने का क्या रास्ता हो सकता है। तभी प्रीति को याद आता है कि 2 दिन पहले एक औरत उसे मिली थी रेलवे स्टेशन के पास। उस दिन प्रीति स्टेशन पर अपनी फ्रेंड रिया को छोड़ने जा रही थी। तब एक बूढ़ी सी औरत ने प्रीति को कहा था, मुझे पता है तुम एक शूटिंग पर जा रही हो ना। अब तुम सोच रही होगी कि मुझे ये बात कैसे पता कि तुम शूटिंग पर जाती हो। तुम मूवी की शूट करती हो ना। पर मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हें रोज मूवी की शूटिंग पर जाते हुए देखती हूँ। तुम जिस जगह पर शूट करती हो उसके सामने ही मेरा घर है। इसीलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। उस जगह पर बहुत से भूतिया इंसिडेंट होते हैं और मैं तुम्हें उस जगह से बचने के लिए एक उपाय बता सकती हूँ। यहाँ तक आपको कहानी पसंद आ रही है ना? जरूर पसंद आ रही होगी। कहानी को पूरा सुनने के बाद अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी। तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है या नहीं और मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही है। और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अपने फेवरेट हॉरर स्टोरीज के टॉपिक कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। अब वो बूढ़ी औरत उपाय बताते हुए कहती है, एक मथलपुर गांव है, वहां पर एक छोटी सी कुटिया है। उस कुटिया में एक बाबा रहते हैं। उन बाबा को सारी बात पता है, वो तुम्हें उस जगह से बाहर निकाल सकते हैं। तभी रोहन, आकाश और रोहिणी एक साथ बोलते हैं, हाँ जल्दी बताओ, मथलपुर गांव में कौन सी जगह है? हम अभी चले जाएंगे वहां उस जगह पर और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तभी प्रीति कहती है, वो जगह तो मुझे भी नहीं पता, मुझे तो सिर्फ उस औरत ने इतना ही बताया था कि वो मथलपुर गांव है और वहां पर ही एक छोटी सी कुटिया में वो बाबा मिलेंगे। पर उस गांव में वो छोटी सी कुटिया तो हम लोगों को साथ में मिलकर ही ढूंढनी पड़ेगी। तभी रोशन कहता है, यार हम लोगों को तो फंसाया जा रहा है, ऐसे अनजान लोगों की बात मानकर किसी जगह पर चले जाना। नहीं यार, ये सब मुझे सही नहीं लग रहा। हम लोग बस इतना ही करेंगे कि मूवी की शूटिंग छोड़ देंगे, उसके बाद हमारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा।
मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा कहना मानो, हम कहीं नहीं जाते हैं और दूसरा कोई काम ढूंढते हैं ना। ये सब फालतू की बकवास है। हो सकता है कि कोई जानबूझकर उस मूवी की तरह ही हम लोगों को डरा रहा हो और ऐसा कुछ हो ही ना, सब लोग मिले हुए हो। उसके बाद रोशन की बात से बाकी सारे लोग भी सहमत हो जाते हैं और वो लोग उस बाबा के पास जाने से अच्छा नया काम ढूंढने लगते हैं। अब लगभग 5 दिन के बाद प्रीति के मॉम और डैड का कॉल आ जाता है। वो लोग प्रीति को लंदन बुला रहे थे। प्रीति आकाश, रोशन और रोहिणी को ये बात बताती है कि मुझे लंदन जाना होगा और प्रीति रोहिणी से कहती है, तुम भी मेरे साथ चलोगी ना, मैं अकेली नहीं जाने वाली। और ऐसा कहकर प्रीति और रोहिणी 2 से 3 घंटे बाद लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अब घर पर रोशन और आकाश दोनों अकेले ही थे। रोहिणी और प्रीति दोनों ही लंदन पहुंच भी जाती है। अब वो आकाश और रोशन को कॉल करके उनसे यही कहने लगती है, तुम दोनों जो कुछ भी हमारे साथ हुआ ना, उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। और प्रीति कहती है, आकाश का भी ध्यान रखना। आकाश ने कुछ ही दिन पहले उस अजीब से आदमी को देखा था। और ऐसा कहकर वो रोशन को समझा रही होती है। तभी रोशन कहता है, हाँ यार, हम तो यहाँ पर एकदम ठीक है। वैसे लंदन से कुछ लेकर आना हमारे लिए। और ऐसे ही हंसी मजाक में वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी आकाश बोलता है, क्या हम लोगों को उस बाबा के पास जाना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, मैं और रोशन जाए क्या? तभी रोशन फिर आकाश पर चिल्लाते हुए कहता है, तुझे कहा ना वो सारी बातें भूल जा। बस कर यार, अब ये सारी बातें मत सोच, तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, शांत रह। रोशन आकाश को कहीं घुमाने के लिए ले जाता है और अपने और भी दोस्तों को बुला लेता है। मिहिर, सुमित, साहिल, ये तीनों रोशन के ही दोस्त थे। अब वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं और अब वो पांचों एक जगह पर घूमने निकलते हैं ताकि एक छोटी सी ट्रिप करने से उनका मूड फ्रेश हो जाए। यहाँ पर ये पांचों लोग घूमने जा रहे होते हैं और वहां पर प्रीति और रोहिणी वो दोनों लंदन में घूम रहे थे। तो अब जानते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ। रात को 9 बजे रोहिणी, प्रीति और उसकी मॉम और डैड वो लोग कार से एक बहुत बड़े इवेंट में पार्टी करके वापस आ रहे थे। रात को वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जो एक बहुत ही सुनसान जगह थी। वहां पर उनकी कार के अलावा और कोई गाड़ियां नहीं चल रही थी। इसी वजह से इतना ज्यादा सुनसान लग रहा था। तो प्रीति के डैड ने एक गाना चालू कर दिया ताकि सबका मूड फ्रेश हो जाए। वो लोग गाना सुनते सुनते आज के पूरे दिन की आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन तभी गाना चलते चलते बंद हो गया और अजीब अजीब सी आवाज उस रेडियो से आने लगी। तुम्हें क्या लगा, तुम मूवी की शूटिंग छोड़ दोगे तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? तुमने मूवी का पीछा छोड़ा है, पर मूवी ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। और फिर हंसने की जोर जोर से आवाजें आने लगती है। रेडियो से आने वाली वो आवाजें बहुत तेज हो गई थी, जैसे कि रेडियो खराब हो गया। ये सुनकर प्रीति और रोहिणी दोनों बहुत डर जाती है। तभी अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और गाड़ी अपने आप इधर उधर चलने लगती है। तभी अचानक एक बड़ा सा ट्रक आकर उनकी कार से टकरा जाता है। अब जानते हैं कि उन पांचों दोस्तों की ट्रिप कैसी जा रही है। ये पांचों दोस्त बहुत खुशी से सुबह एक जगह पर घूमने निकलते हैं। तभी उस जगह पर जाने के लिए वो लोग रास्ता भटक जाते हैं।
सुबह का वक्त था, फिर भी वो रास्ता इस तरीके का था कि वहां पर गाड़ियां नहीं चल रही थी और ना ही कोई लोग दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक से उन्हें एक बूढ़ा सा व्यक्ति दिखा। उन लोगों ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, अंकल, हमें यहाँ से एक जगह पर जाना है, क्या आप उसका रास्ता बता सकते हो? तभी वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम मुझे रास्ता पूछोगे? तो मैं तो तुम्हें ले जा ही रहा हूं। जहां मुझे ले जाना है तुम अपने आप पहुंच जाओगे। और ऐसा कहकर वो जाने लगा। तभी मिहिर को इतना गुस्सा आया कि उसने उस बूढ़े व्यक्ति को वहीं मारना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके हम लोगों ने मिहिर को रोका और हम उस बूढ़े आदमी से कहने लगे, आप इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? आपको अगर रास्ता नहीं बताना तो सीधा सीधा बोल दो ना। और ऐसा कहकर वो लोग अपनी कार में बैठ जाते हैं और फिर कार स्टार्ट करके आगे जाने लगते हैं। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगती है और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। दिन था लेकिन बादलों की वजह से वो भी रात की तरह नजर आने लगा था। अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थी और सिर्फ एक ही कार उस सुनसान सड़क पर चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर उन 5 दोस्तों के अलावा और भी कोई मौजूद हो जो उन लोगों को आगे जाने से रोक रहा हो और उन्हें जान से मारना चाहता हो। तभी अचानक पता नहीं मिहिर को क्या हुआ, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसे कोई बहुत मार रहा। वो खुद ही अपना सिर कार के कांच से फोड़ रहा था और पूरी तरह खून से लथपथ हो गया था। अजीब अजीब आवाजें निकाल कर वो मुस्कुरा रहा था, कभी जोर जोर से हंस रहा था तो कभी रो रहा था। ये सब कुछ देखकर हम लोगों ने मिहिर को कार से नीचे धक्का दे दिया। तभी हमने सामने से उसी बूढ़े आदमी को भागते हुए देखा। वो अचानक से भागते हुए हमारी कार के ऊपर चढ़ गया और एक बड़े से हथियार से हमारी कार के शीशे को तोड़ने लगा और ऐसा करके उसने सारे शीशे तोड़ दिए और फिर वो कार के अंदर घुस गया। कार में घुसने के बाद वो एक एक करके हम सबको मार रहा था। आकाश और रोशन जैसे तैसे करके कार को रोककर वहां से भागने लगे। वो बूढ़ा आदमी मिहिर, साहिल और सुमित उन तीनों को मार डालता है। पर यह बात थोड़ी अजीब सी थी कि जिन्होंने मूवी की शूटिंग करी थी उन दोनों को उस बूढ़े आदमी ने छोड़ दिया था। ये कैसे हो सकता है? आकाश और रोशन ये दोनों वहां से भागकर अपनी जान बचाने लगे। तभी उन्हें वहां पर एक बाइक नजर आई। उसमें बैठकर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। रोशन के पैर पर बहुत सी चोटें भी आ चुकी थी, जिस वजह से उसके पैर से बहुत खून बह रहा था। फिर वो लोग वहां से निकल ही रहे थे, तभी सामने से वो बूढ़ा आदमी आता है और इतने बड़े हथियार से उनकी बाइक पर मारता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी रोशन और आकाश को भी नहीं छोड़ता। इतनी जोर से बाइक के गिरने के बाद आकाश और रोशन दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। 2 दिन बाद रात के 2 बजे हम चारों दोस्त एक गुफा में साथ में बैठे थे और हम सबको रस्सी से एक चेयर पर बांधा हुआ था और सामने कुछ लोग बैठकर तंत्र विद्या कर रहे थे। वो बहुत ही खतरनाक आवाज निकाल रहे थे और बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें कर रहे थे। पूरी गुफा में खून ही खून नजर आ रहा था। एक बहुत ही भयानक औरत हमारे सामने बैठी थी, जो इतनी अजीब अजीब तरीके से अपने मुंह से आवाजें निकाल रही थी
उसके मुंह से भी खून आ रहा था। वो जोर जोर से हंस रही थी। जब हमने उस औरत को ध्यान से देखा तब हमें पता चला कि वो औरत और कोई नहीं, प्रीति ही थी। और प्रीति ही इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। और हम चारों को कुर्सी पर बांधा हुआ था। हम चारों में से एक आकाश था, रोशन, और दूसरी साइड रोहिणी और साहिल। अब ये बात बहुत ही अजीब सी थी कि साहिल को तो उस बूढ़े आदमी ने उसी दिन कार में मार दिया था, और रोहिणी और प्रीति, उन दोनों का तो कार एक्सीडेंट हो गया था। फिर भी वो लोग जिंदा वहां पर बैठे थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रीति मरी हुई है, क्योंकि वो तो खुद ही आत्मा की तरह अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। पर रोहिणी और साहिल दोनों ही जिंदा थे। और हम लोग इस गुफा में कैसे पहुंचे, ये बहुत ही अजीब सी बात थी, क्योंकि प्रीति और रोहिणी दोनों ही लंदन में थे। तभी अचानक हमारे सामने से प्रीति और उसके साथ 2-3 लोग बैठे थे, जो बहुत ही भयानक दिख रहे थे। वो गायब हो गए। अब हम लोग एक दूसरे के हाथ पैर खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी रोहिणी अपने हाथ पैर खोल लेती है और वो सबको वहां से निकलने में मदद कर रही होती है। अब हम चारों के हाथ पैर खुल चुके थे। हम यहां से वहां भाग रहे थे और उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उस गुफा में अचानक से एक अजीब सी दिखने वाली औरत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, और वो जोर जोर से हंस रही थी, और उसने गला दबाकर आकाश को मारने की कोशिश भी की। पूरी गुफा में उसकी आवाज गूंज रही थी। वो फिर रोहिणी को भी मार रही थी, पर तभी रोशन और साहिल जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकलने लगे। तभी गुफा में एक पंडित जैसा दिखने वाला आदमी भी आ गया। वो रोहिणी और आकाश को नींबू देते हुए उन्हें कहने लगा, इसे अपने पास ही रखना। और जैसे ही उन दोनों के हाथों में वो नींबू आया तो वो भयानक से दिखने वाली डायन उस गुफा से गायब हो गई। और फिर उस आदमी की वजह से रोशन और साहिल दोनों बाहर निकल गए और फिर मथलपुर गांव में उस बाबा को ढूंढने लगे। पर उस गुफा में रोहिणी और आकाश अभी भी दोनों फंसे हुए थे। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पंडित जैसा दिखने वाला आदमी भी बार बार उस आत्मा की वश में हो रहा था। वो भी बहुत भयानक दिख रहा था। वो दोनों बस बहुत ही ज्यादा डरे हुए से उस गुफा में बैठे थे। हम जिस गुफा में थे उससे कुछ 10 मिनट की दूरी पर ही मथलपुर गांव था। हम फटाफट उस गांव में जैसे तैसे करके पहुंचे। उस गांव में और भी बहुत सारे लोग थे। हम उन्हें पूछ रहे थे, क्या तुम्हें एक छोटी सी कुटिया पता है जहां कोई बाबा रहते हैं? तभी वो सब के सब आत्मा बन गए और हमें देखकर जोर जोर से हंसने लगे। और फिर अचानक वो सब वहां से गायब हो गए और एक बाबा हमारे सामने आ गया। इतना अजीब और इतना ज्यादा भयानक। हमारे साथ बहुत ही अजीब और बहुत ही भयानक चीजें हो रही थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या है, इन सब का मतलब क्या है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा था वो इतना अजीब था कि मैं अपने शब्दों में भी आपको नहीं बता सकता। उसके बाद वो बाबा हमसे कहते हैं कि तुम ये ताबीज रखो और इस ताबीज को अपने पास ही रखना। और उन्होंने हमसे कहा कि मैं तुम्हें ये सारी बात बताऊंगा, लेकिन तुम जल्द से जल्द उस गुफा में वापस जाओ और इस ताबीज को उस प्रीति के गले में डाल दो, क्योंकि वो प्रीति के शरीर में घुसी हुई है और प्रीति का शरीर जिंदा है। तो अगर तुम प्रीति के शरीर पर ये ताबीज डाल दोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसा कहकर वो बाबा वहां से चले गए। हम लोगों ने उस बाबा को बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो बाबा बस एक ही बात बोल रहा था कि तुम जल्दी जाओ
नहीं तो वो आत्मा रोहिणी और आकाश दोनों को मार देगी। हम लोग बस अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस गुफा में फिर से चले गए। उस गुफा में पहुंचने के बाद हमने देखा कि वहां पर बहुत ही ज्यादा शांति थी। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना ही हमें कहीं पर रोहिणी दिखाई दे रही थी और ना ही आकाश नजर आ रहा था। तभी हमने देखा कि रोहिणी एक कॉर्नर में बैठी अपना सिर दीवार से टकरा रही थी। हम रोहिणी को रोक रहे थे और जैसे ही हमने रोहिणी का चेहरा देखा, वो इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। हम बस रोहिणी को शांत करने की कोशिश करना चाहते थे, पर हमें जल्द से जल्द प्रीति को भी ढूंढना था। अब हम प्रीति को भी ढूंढ रहे थे। तभी हमें आकाश नजर आया, जिसे एक जमीन पर लेटाया हुआ था और उस पर एक तांत्रिक तंत्र विद्या कर रहा था। वो बस आकाश को चाकू से बीच से काटने ही वाला था। तभी वहां पर हमें प्रीति दिखाई दी और हमने वो ताबीज जल्दी से प्रीति के ऊपर फेंक दिया और वो तांत्रिक वहां से गायब हो गया। हमने फटाफट जाकर उस ताबीज को फिर से अपने हाथ में लिया और प्रीति को ढूंढने लगे। जैसे ही हम लोगों ने वो ताबीज प्रीति के ऊपर फेंका तो रोहिणी भी शांत हो गई। अब प्रीति हमें एक कॉर्नर में रोती हुई दिखाई दी और प्रीति हमसे कहने लगी, प्लीज मुझ पर ये ताबीज मत डालना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारी वही दोस्त हूँ जो हमेशा से तुम्हारे साथ रहती थी। ऐसा कहकर वो रोहिणी को फंसाने की कोशिश कर रही थी और रोहिणी से कह रही थी, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अगर तुमने मुझ पर ये ताबीज फेंका तो मैं मर जाऊंगी। तुम इस आत्मा की वजह से मुझे भी मार रहे हो। प्लीज मुझे जीना है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, ये ताबीज मुझ पर मत फेंकना। तभी वो अजीब सा पंडित जैसा दिखने वाला आदमी फिर से उनके सामने आ गया और उसने कहा, जल्दी ये ताबीज इसके ऊपर डाल दो, नहीं तो ये तुम्हें मार देगी। वो तुम्हारे साथ छलावा कर रही है, मार दो इसे, मैं बोल रहा हूं, तुम देरी मत करो। फिर आकाश, रोशन, रोहिणी और साहिल चारों एक साथ भगवान का नाम लेकर प्रीति के ऊपर वो ताबीज डाल देते हैं। वो ताबीज भी वो लोग बहुत ही मुश्किल से डाल पाते हैं, पर जैसे ही वो उसके ऊपर ताबीज डालते हैं, पूरी गुफा में चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ भस्म हो गया और उस गुफा के दरवाजे भी खुल जाते हैं। धीरे धीरे सुबह होने लगती है। अब वो चारों दोस्त मथलपुर गांव में वापस जाते हैं और वहां पर जाकर उन बाबा से मिलते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, आखिर इन सब के पीछे क्या हो रहा था और एक मूवी की वजह से हम लोगों को क्यों इतना सहना पड़ रहा था, इसके पीछे की कहानी क्या है। तभी उन बाबा ने उन लोगों को वो सारी बात बताना शुरू किया। एक लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिसका नाम धनवी था। वो 24 साल की थी। वो मथलपुर गांव में ही पली बड़ी थी, पर कुछ दिनों से ही वो शहर में जाकर रहने लगी क्योंकि उसे मूवी की शूटिंग करना बहुत पसंद था। उसे बचपन से एक एक्टर बनना था और उसके बाद उसके पास एक मूवी का ऑफर आता है और धनवी भी एक भूतिया मूवी ही करना चाहती थी। उस मूवी की डायरेक्टर भी एक औरत ही थी, लेकिन वो औरत जो डायरेक्टर थी वो धनवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इसीलिए वो औरत एक गुफा में जहां तांत्रिक रहता था उसके पास जाकर धनवी के ऊपर काला जादू करवाती थी और वो डायरेक्टर भी काला जादू करना जानती थी। धनवी के ऊपर काला जादू करने के बाद धनवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। उसके शरीर में उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता था, पर फिर भी वो हमेशा ही शूटिंग करने के लिए सेट पर जाती थी। एक दिन वो डायलॉग बोल रही थी, पर तभी उसे अपने गले में इतना ज्यादा दर्द हुआ
कि वो उस डायलॉग को अच्छे से नहीं बोल पाई। इस वजह से उस मूवी में जो हीरो और कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब लोग थे, वो मिलकर धन्वी को बहुत ज्यादा सुनाने लगे और वो डायरेक्टर तो धन्वी को मारने लगी। पर जैसे तैसे करके धन्वी अपने आप को छुड़वाकर वहां से जाने लगी। वो जब कार में बैठकर वापस मथलपुर गांव आ रही थी, तब उसका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एक बड़ा सा ट्रक धन्वी की कार के सामने आ जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर मर जाती है। उसके बाद से ही धन्वी भी एक गुफा में तंत्र विद्या करने लगी थी और जो कोई भी भूतों की मूवी बनाता और धन्वी की कहानी को बनाने की कोशिश करता, वो उसे जान से मार देती। जिस कहानी पर तुम लोग मूवी बनाने वाले थे, उसी कहानी पर धन्वी को भी रोल मिला था और इसी वजह से वो सिर्फ इस कहानी वालों को ही नहीं, जो कोई भी इस पर भूतिया मूवी बनाता है, उन सब को परेशान करने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन आत्मा बनकर धन्वी एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को जान से मार देती है और उस धन्वी से बचने के लिए कुछ लोग पंडित को बुला लेते हैं। तब वो धन्वी उस पंडित को भी मार देती है। इसी वजह से जो तुम्हारी मदद करने वाला था, वो वही पंडित ही था और वही हमेशा सबकी मदद करता था और उसकी इच्छा भी यही थी कि धन्वी को हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त कर दिया जाए और वही काम तुम लोगों ने कर दिया। इस वजह से तुमने उस पंडित की आत्मा को भी शांति दे दी है। और उस बाबा ने एक सिक्का देते हुए कहा, अब तुम अपने पास ये सिक्का हमेशा रखना। ये सिक्का तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारे पास ये सिक्का होना बहुत जरूरी है। बिना इस सिक्के के तुम अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे। तभी रोहिणी कहने लगती है, मुझे मेरी दोस्त प्रीति वापस चाहिए, क्या वो हमें वापस मिल सकती है? तभी उस बाबा ने कहा, नहीं, प्रीति अब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और उसके साथ ही वो अपने मम्मी पापा को भी खो चुकी है। अब बस तुम तीनों ही जिंदा बचे हो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और ऐसा कहकर वो बाबा हमारे सामने से गायब हो गए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बाबा कहाँ चले गए, पर हम जैसे तैसे करके यहाँ से बस बाहर निकलना चाहते थे और हम लोग जा ही रहे थे कि तभी हमें हमारी कार एक जगह पर खड़ी दिखाई दे जाती है। हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि हमारी कार यहाँ पर कैसे आ गई, पर बस हम लोग उसके अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। कार से निकलने के बाद हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं, तब वही पंडित जैसा दिखने वाला आदमी हमें अपने हाथों से बाय बाय का इशारा कर रहा था। 2 साल हो गए हैं। आज भी हम चारों में वही खौफ बैठा हुआ है और आज तक वो चारों उन दिनों को भूल ही नहीं पा रहे। जब भी उन चारों को वो दिन याद आते हैं, वो सब लोग रोने लग जाते हैं और अब वो चारों ही अपने मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? भाई लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये प्रयास, मेरी मेहनत कैसी लगी। आपके कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जिन पर आप भूतिया कहानियां सुनना चाहते हैं, तो उन्हें भी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यही मुझे सपोर्ट करेगा और मोटिवेट करेगा और नई और बेहतरीन कहानियों को लिखने के लिए। आपकी भी कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज हैं जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उन्हें अपने पॉडकास्ट में बोलूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, ऐसी ही और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।